very happy new year, and it's our pleasure and privilege today to start the new year with another very prominent MFD from the mutual fund distribution space. So we would like to introduce and welcome Sanjay Bhai Thakurji from Rajkot. Sanjay Bhai runs a very successful practice called as Invest and Gain in Rajkot for the last now almost 13 years plus. He has been a opinion maker and also a supporter for other people who look at the distribution profession and helping them to grow their business. He and his firm has been catering to almost 200 plus families in the last so many years, managing their wealth and helping them in mutual funds investments. So welcome Sanjay Bhai. Thank you so much for joining us on Big Leap. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ आज जुड़े और आज आपने टाइम निकाला. तो लाइक ऑल वी आस्क ऑल आवर पार्टनर्स, वी विल स्टार्ट विद कि आपकी ये इन्वेस्ट एंड गेन की जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज. इन्वेस्ट एंड गेन फाइनेंशियल सर्विस की जर्नी वैसे गिने तो 2003 में मैंने जब एमफिप का एग्जाम क्लियर किया, उस टाइम पे कुछ सीरियस थॉट ये नहीं था कि म्यूचुअल फंड करेंगे, लेकिन मैं आईपीओ के फॉर्म्स करता था. तो म्यूचुअल फंड ऐसे बेचना शुरू किया कि ये फॉर्म अलॉटमेंट स्कीम्स है, क्योंकि 2004 से तो ऐसे कहते थे कि ये इसमें जो भी जितना भी अप्लाई करोगे उतना मिलेगा, फॉर्म अलॉटमेंट स्कीम्स. तो उस हिसाब से ये जर्नी स्टार्ट हुई. ओके. तो तब से लेके अभी तक जैसे आपकी शुरुआत हुई, आज आप 200 फैमिलीज तक पहुंचे, 700 इन्वेस्टर्स हैं. तो शुरुआती टाइम में ये क्लाइंट्स और ये इन्वेस्टर्स कैसे जुड़े आपके साथ? बेसिकली मैं आईपीओ के फॉर्म्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन करता था, तो वो कनेक्टेड थे उसमें. लेकिन क्या होता था कि वो जब लगे उसके ऊपर से इसके लिस्टिंग और वो गिने जाते थे. फिर जब 2003 में ये एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना हुआ म्यूचुअल फंड का, तो बेसिक ये पता चला कि हो सकता है कि ये डायरेक्ट इक्विटीज से कम रिटर्न दे, लेकिन इसमें कम होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है. तो ये कहकर फिर कंपेयर टू एफडी और उसके सामने हमने ये प्रोडक्ट प्लेस करना शुरू किया. और लोगों ने भी 2004 एज ऑल पीपल नो कि वहां से ही रैली शुरू हुई थी जो 2008 जनवरी तक चली. तो बेसिक तब इन्वेस्टर जुड़ते गए और वो पैसे डालते गए उसमें. इन बिटवीन मेजोरिटी तो एनएफओज ही आते थे. ऑन गोइंग में जो प्लानिंग करना हुआ वो तो 2008 की क्रैश के बाद ही पता चला कि चलो एक्चुअली इस तरह भी थोड़ा करना चाहिए, इस तरह से ही काम होता है. और उन दिनों में तो एक स्लोगन ये भी था, एनएफओ मीन्स गुजराती में उसको नफो कहते हैं, मीन्स प्रॉफिट. तो एनएफओ बेचो हमारे प्रॉफिट कमाओ. दैट वाज ऑल. ओके. तो शुरुआत में जैसे आपके आईपीओ से कुछ क्लाइंट्स आए, फिर आगे के लिए जैसे आपने क्लाइंट्स कैसे एक्वायर किया, आपकी क्या एक्टिविटीज करते थे या रेफरल पे आप ज्यादा ध्यान देते हो? तो ये 14 साल से क्लाइंट कैसे आपने जोड़े, क्योंकि सब लोग जो लंबे दौरान तक जो पार्टनर्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में है वो हमेशा ये बात करते हैं कि नए क्लाइंट जोड़ते रहने चाहिए. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही राजकोट में इस कॉन्टेक्स्ट में? जनरली मेरा अप्रोच फोकस्ड अप्रोच रहता है. मैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज ये हो गए, लेकिन एक्चुअली मैं टारगेट तो ये कर रहा था, अभी ये कर रहा हूँ कि फैमिलीज चाहे 100 ही हो, लेकिन नेटवर्थ और मैं वहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में एलआई जीआई ये सब प्रोडक्ट, हमारे पूरा एक बास्केट बनना चाहिए. उस हिसाब से कर रहा था. और दूसरी बात ये कि मैं पहले जॉब में था, वहाँ डायरेक्ट इक्विटी का मैं हैंडल करता था. तो डायरेक्ट इक्विटीज के जो क्लाइंट्स थे उन दिनों में और कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2008 में जो क्रैश हुआ मार्केट में, तो बहुत ही कम लोगों के पैसे मैंने जिनके डील किए तो वो कम हुए. तो उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि लोगों को ये लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा जानता है बाजार में, क्योंकि जब बाजार बहुत ही हिट हो गया, ऊपर जाने लगा, जो समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये इतना बढ़ रहा है. तो फिर being aggressive, I was just converted into conservative approach, and that helped me a lot. Okay. तो आज इतने साल से इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, कभी उनको नफा होता है जैसे आपने कहा, तो नुकसान भी होता है, एसेट एलोकेशन कभी ऊपर नीचे होता है. तो कैसे आप क्लाइंट को मैनेज करते हैं? उनकी आप क्या सोचते हैं कि जब आप क्लाइंट की तरफ मैनेज करने के लिए
इन्वेस्ट एंड गेन का क्या सीक्रेट क्या है? एक्चुअली इन्वेस्ट एंड गेन का सीक्रेट कुछ नहीं है, उनके इन्वेस्टर इतने बढ़िया है कि वो सीजन बहुत हो चुके हैं, तो उनको पता है कि मार्केट गिरेगा, अभी देखेंगे तो प्राइस गिरा हुआ ही देखने को मिलेगा, नॉशनल लॉस ही दिखाई देंगे। जनरली जब मार्केट गिरता है तो मैं फोन करके ये बोलता हूँ और पैसा डालो, और वो लोग भी इतने फॉर्म हो चुके वेरियस साइकिल्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद कि मानते हैं कि कुछ भी करो इसमें 5-7 साल रुके तो पैसे बन ही जाएंगे। तो थोड़ा इतना ही देखता हूँ कि जब बहुत ही तेजी हो, लोगों को बहुत ज्यादा डालने की इच्छा हो, तब वो मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ कि भाई चलो अभी देखते हैं, या स्टेगर कर देता हूँ। और इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस भी ये है कि जो भी कुछ डिसीजन लेंगे उसमें आप जो बोले वो फाइनल कर देंगे। ओके, लवली। तो 2020 जैसे हम सब के लिए बिल्कुल ही अलग टाइप का साल था, तो उससे आपकी क्या सीख रही कि 2021 में आपका कैसा प्लान रहा, क्या का एक्सपीरियंस रहा 2020 का, करना चाहेंगे आप? 2020 के तो मैं अपने हिसाब से तो इतना ही कहूंगा कि ये तो ग्रेट मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ और जब ये लॉकडाउन हुआ, उसके बाद की जो सिचुएशन थी, तो मैं पर्सनली पहली बार ऐसा फील कर रहा था। 2003 का क्राइसिस, 2000 का क्राइसिस, 2008 का क्राइसिस, ये सब एक्सपीरियंस कर चुके थे, लेकिन वो हमारे कुछ ही वर्ल्ड के कुछ ही सेगमेंट में उसकी असर थी। भले ही उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत सारी इंडस्ट्री पे आया हो, लेकिन कुछ ही सेगमेंट पे वो असर था। लेकिन यहाँ तो सर्वाइवल का इश्यू बन गया था। तो उस टाइम पे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने ड्यूरिंग पैंडेमिक मार्केट इतना गिरने के बाद भी लोगों को ये नहीं कहा कि पैसा डालो, क्योंकि पता नहीं था कि कितना चलेगा और कैसे और जाएगा, इसका क्या अदर फॉर्मेट क्या कन्वर्ट होगा। तो लोगों की अगर मैंने लिक्विडिटी आज डाल दी और आगे जाके ये मेडिकल एक्सपेंस और वो सब कुछ जो भी हो, अगर वो ज्यादा होता है तो ये भी हो सकता है कि क्लाइंट को ये लगे कि ये बंदा मेरा पूरा लिक्विडिटी उड़ा गया। और इस हिसाब से मैं इस बार इसीलिए मैं बोला कि इसको ये मैं ग्रेट मिस्ड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अभी 2021 में बैठकर सोच रहा हूँ, तो ये लग रहा है कि ग्रेट मिस्ड अपॉर्चुनिटी। लवली। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब आप इन्वेस्टर्स मैनेज करते हैं और आप जैसे आपने बताया कि उनकी लिक्विडिटी भी मैनेज करना है, उनकी जरूरतें देखना है, तो इस दौरान में आपको क्या लगा एसेट एलोकेशन कैसे मैनेज करना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए? जनरली जो थंब रूल गिनते हैं उस तरह से मैं बहुत ज्यादा नहीं गिनता, लेकिन ये गिन लेता हूँ कि एटलीस्ट उसके 3 साल के घर के खर्चे और बिजनेस के खर्चे, उसमें लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी ऐड कर दो। इतना तो लिक्विडिटी होना ही चाहिए किसी भी। जनरली जो AUM का बाइफर्केशन है वो भी ऐसा है कि 48% ऑलमोस्ट इन डेट, 52% इन इक्विटी। तो 50-50 मोस्टली आप रखना चाहेंगे आप। ग्रेट। मैं यहाँ पे सुमित को बुलाना चाहूंगा। सुमित, फॉर आवर व्यूअर्स, सुमित is our branch head in Rajkot, and Sumit is our relationship manager for Sanjay Bhai. So welcome Sumit to the call. I would request Sumit to talk about Sanjay Bhai and his relationship with us and how Sumit sees Sanjay Bhai's business and how he has been conducting himself in Rajkot and our experience on that. So Sumit, why don't you talk about संजय भाई के बारे में कि उन्होंने कैसे बिजनेस देखा, आप जब देखते उनको डेली और जब उनके बिजनेस के बारे में, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपने बताया, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि ही इज एन ओपिनियन मेकर. डेफिनेटली ही इज एन ओपिनियन मेकर इनटू राजकोट एज वेल एज सौराष्ट्र गुजरात मार्केट. बिकॉज उसका जो सर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो थिंग है उसका ये है कि उसका रीडिंग. सर, आई हैव नेवर एवर सीन अ पर्सन के वो रात को 3 बजे जो पॉइंट पढ़ता है कोई भी बुक में, he has mentioned out कि उसने 8 of January रात को 3 बजे कौन सी लाइन पढ़ी थी. He is very much approachable और उसको ऐसा नहीं है कि चलो in spite of being a opinion maker और in spite of बड़ा आयु होने के बावजूद भी सर is very much down to earth person. ठीक है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट जो सर हॉबी है, आई कैन से कि उसने फिलोसॉफी का सर को हॉबी है, पोएट्री है, गजल है, ही इज एन आर्ट लवर और ऑल्सो ही इज हैविंग सम नॉलेज ऑफ वैदिक शास्त्र. सर, मैंने उसका देखा फादर वॉलेस जो ग्रेटेस्ट पर्सन डेवलपमेंट के जो थे हमारे, तो सर वाज
used to writing a letter to Father Wallace, and Father Wallace has also written a letter in Gujarati to Sanjay Thakur sir. So I can say that it is the biggest achievement from him side कि Father Wallace जैसे बड़ा इंसान ने भी उसको लेटर लिख के इंस्पायर किया है. And he is very much motivational speaker. I can also say कि motivation कोई भी बंदा जाता है उसके पास उसको motivation provide कर रहे हैं. ठीक है, तो बाकी तो सर उसके अलावा तो जितना बोला सर उसके तारीफ में कम है सर की. So thank you Sumit. I think जो सुमित ने बोला, he has been seeing you as a has been watching you and learning from you. So I thought we will bring in Sumit and talk about his experience when he looks at Sanjay Bhai, how he conducts himself and his business. So last question Sanjay Bhai आपके लिए ये है कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स है MFD प्रोफेशन से है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे, आपका क्या व्यू है इसके बारे में आगे जाते हुए? अभी तो मैं खुद ही लर्निंग प्रोसेस में हूँ. अभी प्रोसेस जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक कंक्लूजन बताए ये भी क्राइम गिना जाना चाहिए. तो नहीं अग्री, बट 13-14 साल में आपने कुछ तो देखा है, आपने इतने कुछ नहीं तो इतने उतार चढ़ाव देखे, उसके बारे में आप अगर कुछ एडवाइस देंगे दूसरे प्रोफेशनल्स को तो अच्छा रहेगा. वो एक शेर है, मुझे याद आता है तो मैं बोल देता हूँ, पता नहीं यहाँ परवीन साकिर करके पाकिस्तान की एक पोएट हुई, उन्होंने लिखा था कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा. तो MFD के प्रोफेशन में ये है कि आप कितना भी सच बोलते हो, भाई दिल से इन्वेस्टर को बताना चाहते हो कि ये है, जब तक ये थियोरेटिकल पार्ट पे रहेगा ना, जब तक उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ना, तब तक वो हमारे वर्ड पे कोई ट्रस्ट करने वाला है बेसिकली नहीं है. जब वो पहला स्टेप लेता है तो वो टेस्ट पेपर ही हमको दिया हुआ है. उन्होंने जब पहली बार पैसा दिया तो वो टेस्ट पेपर, अभी उसका वो क्या बनता है क्या नहीं बनता, उसके हिसाब से उसका आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा. MFD के लिए मैं ये खास कहना चाहूंगा, जैसे इन्वेस्टरों के लिए हम SIP प्रमोट करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि MFD के लिए SRP होना चाहिए, सिस्टमेटिक रीडिंग प्लान होना चाहिए, जिसमें बेसिक मार्केट्स को किस तरह से रीड करते हैं. मैं भी अभी फिगर आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ बहुत सालों से कि क्या क्या एक्चुअली पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ जरूरी चीजें पढ़ने के लिए बहुत सारी अननेसेसरी चीजों को भी पढ़ लेना पड़ता है. अभी वो कंक्लूजन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ होना चाहिए कि बेसिक इन चीजों पे तो ध्यान रखना ही चाहिए. Sure. So thank you Sanjay bhai. I think this was a lovely interview and start. कुछ चीजें आपने बड़ी अच्छी बताई. आपका शेर बहुत ही ऐप्ट था, बहुत कुछ बता सकते थे, बट आपने शेर में बता दिया कि सच भी धीरे बोलो या झूठ जोर से बोलो, कौन हारेगा कौन जीतेगा. बट मुझे लगता है कि लंबे दौरान में धीरे से सच बोलने वाले की ही जीत होती है. तो and that is the biggest learning I would say from this conversation, कि over a period of time experience होगा क्लाइंट का तो वो रुकेगा, और धीरे से ही बोलो, लेकिन जब सच होगा वो चीज तो आदमी वापस आएगा, वो आपके पास आएगा और वो म्यूचुअल फंड के पास और शिद्दत से आएगा और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आएगा. So thank you so much for taking out time. Thank you viewers for watching another episode of The Big Leap. We like to bring money such stories again in 2021 as we did last year. Thank you and take care. Bye. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.